ओके, तो अभी बस जस्ट आपने अगर पिछला वीडियो लेक्चर देखा तो उसमें 56 सम मैं करवा रहा था। 56 जो सम था, एग्जाम्पल था, उस पर हम थे। एंड 56 एग्जाम्पल में टोटल एसेट टू डेट रेशियो फाइंड करने के लिए बोला हुआ था। इसमें टोटल एसेट की इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर ली थी। ओके, टोटल एसेट की इंफॉर्मेशन मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वाली अमाउंट यूज करके भी फाइंड करना बता दी। अभी डेप्ट की जो वैल्यू है वो फाइंड करना बाकी है। ठीक है, ओके, तो डेप्ट की नॉर्मली फॉर्मूला मैं कौन सी यूज करता हूँ कि भाई डेट में जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो प्लस कर दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, वो प्लस कर दो। पर वो क्वेश्चन में ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, ना क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। ओके, कुछ क्वेश्चन में इतना खास दिया नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की जो वैल्यू है वो दी हुई है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है क्वेश्चन में। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, इसकी फॉर्मूला होती है कैपिटल एम्प्लॉयड की डेप्ट प्लस इक्विटी। ठीक है, जस्ट लास्ट में मैं लिख ही रहा था कि लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला होती है डेप्ट प्लस इक्विटी। अब क्वेश्चन अगर आप चेक करो तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड की तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है 22,20,000। एंड क्वेश्चन में सारी की सारी अगर आप और ध्यान से देखो क्वेश्चन, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो ये इक्विटी की जो फॉर्मूला है, शेयर होल्डर्स फंड बोलो या इक्विटी बोलो, उसकी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला को यूज करके हम डेप्ट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए इक्विटी की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो इक्विटी की इंफॉर्मेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इक्विटी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ेगी। देखो, डेप्ट की वैल्यू तो हम फाइंड कर नहीं सकते हैं, वो तो वैल्यूज पुट करने के बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन दी हुई है 22,20,000। बाकी बच गया इक्विटी, तो इक्विटी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इक्विटी के लिए सबसे पहले शेयर कैपिटल चाहिए होता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10,50,000, वो मैं नीचे जाके पहले लिख देता हूँ। ठीक है, 10,50,000 था, चलो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल के नीचे आपको डिबेंचर्स दिए हुए हैं, शायद ये रहे डिबेंचर्स 8%। ये 8% डिबेंचर्स डेप्ट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर डेट के अंदर सिर्फ 8% डिबेंचर्स ही नहीं होते हैं, उसके अलावा भी और बहुत सारी पॉइंट्स होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि सर यहाँ पे तो सिर्फ डेट ही दिए हुए हैं, मतलब हमारा नॉन जो डेप्ट की वैल्यू है वो 3 लाख रुपीज ही होगी। ठीक है, तो बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो हो सकता है कि आप सही हो जाओ, हो सकता है ज्यादातर चांसेस है कि आप गलत हो जाओ। ठीक है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा छोटे सम्स होते हैं उसमें ऐसा पॉसिबल होता है कि एक ही इंफॉर्मेशन दी हुई है और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है। पर यहाँ पे आपको दूसरी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो अगर आप ये समझ रहे हो कि आपकी डेप्ट की वैल्यू सिर्फ ये 8% डिबेंचर्स 3 लाख रुपीज होगी, तो आप ज्यादातर 90% चांसेस है कि आप गलत हो। ठीक है, तो पूरी अच्छी तरह से कैलकुलेशन करो, ऐसा मेरा सजेशन है। ठीक है, अब सीधे डिसीजन पे नहीं आ जाओ कि नहीं एक ही वैल्यू दी हुई है नॉन करंट लायबिलिटी की, तो यही होगी नॉन करंट लायबिलिटी की टोटल, यही होगा 3 लाख रुपए। बहुत ज्यादा छोटे सम्स में ऐसा होता भी है, पर ऐसे बड़े बड़े सम्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके नीचे कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है 2,40,000। ये कैपिटल रिजर्व इंक्लूड करते हैं हम लोग, रिजर्व है क्योंकि, तो 2,40,000 ये कैपिटल रिजर्व है, वो मैंने इंक्लूड कर दिया। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेबिट। डेबिट का मतलब है कि ये लॉस है। ठीक है, जब भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट वाला दिया होता है तब उसे हम माइनस करते हैं। तो 30,000 रुपीज जो है इसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो भी मैं प्लस करता। ठीक है, अगर लिखा हुआ होता कि ये क्रेडिट बैलेंस है तो भी मैं प्लस करता, पर डेबिट बैलेंस मतलब माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। ओके, तो बस अभी यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, तो टोटल 10,50,000 प्लस 2,40,000 माइनस 30,000। तो सब प्लस माइनस करने के बाद इक्विटी की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई, इक्विटी की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी टोटल 12,60,000। चलो अभी अभी हम क्या करेंगे,
अभी ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन है, अभी ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन है, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला है डेब्ट प्लस इक्विटी। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है 22,20,000, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 22,20,000। इसके बाद डेब्ट की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, वही तो हमें फाइंड करनी है। इक्विटी की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड की अभी 12,60,000, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, ये डेब्ट इक्विटी की जो वैल्यू है वो सामने जाके माइनस हो जाएगी। ओके ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, डेब्ट जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। इक्विटी की जो वैल्यू है ये 12,60,000, RHS में तो प्लस में, RHS में प्लस में है, ठीक है, पर LHS में जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डेब्ट अपनी जगह पे ही रहेगा, 12,60,000 सामने जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डेब्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नीचे लिखेंगे डेट इक्वल्स टू टोटल 22,20,000 में से 12,60,000 जो है वो माइनस करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है टोटल 9,60,000। ये हमारी डेब्ट की वैल्यू आ गई 9,60,000। चलो आगे बढ़ते हैं, डेब्ट की वैल्यू भी आ गई। 2 मिनट, ये दिखा क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे लिख दो डेब्ट इक्वल्स टू ₹9,60,000। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। बस अभी खत्म हो गया। अभी बस जो मेन फॉर्मूला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना खुश हो जाते हैं इतनी कैलकुलेशन करने के बाद कि मेन फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करना भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला ये रही, टोटल एसेट टू डेट रेशियो फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, ऐसे नहीं भूल जाना। ओके, तो इसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ अभी वैल्यू जो है वो पुट करनी है। ठीक है, तो टोटल एसेट हमने फाइंड किए थे ऊपर। ठीक है, टोटल एसेट की वैल्यू जो थी वो थी 24 लाख, वो मैंने यहाँ पे लिख दी 24 लाख अपॉन में डेट। ठीक है, तो डेट की वैल्यू ये रही, जस्ट ऊपर ही हमने फाइंड की 9,60,000। ठीक है, ये रही डेट की वैल्यू 9,60,000, जस्ट हमने अभी ऊपर ही फाइंड की। ठीक है, बस अभी इनको डिवाइड कर देना है। आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टिपिकल क्यों होगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तो यहाँ पे कंप्यूटर पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, प्लस माइनस कर देता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे प्लस माइनस करने की कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, आपको जब आप खुद ये सम सॉल्व करोगे तब आपके लिए थोड़ा और टिपिकल होगा, क्योंकि आपको प्लस माइनस की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। आती तो होगी आपको ऐसे, अभी 12 CBSE में ऑब्वियसली, पर उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है प्लस माइनस की कैलकुलेशन में। तो 24 लाख अपॉन 9,60,000 मैं फटाफट डिवाइड कर देता हूँ, जैसे ये डिवाइड की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो आंसर आ रहा है 2.5। ठीक है, बस सिर्फ 2.5 लिखो क्या हो गए, तो मार्क्स कटेंगे। 2.5:1 लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब ये आपका सम था। लास्ट एक सम मुझे करवाना था, मुझे पता था ये लेंथी है सम, ऑब्वियसली इसीलिए मैंने करवाया, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी एंड अलग अलग चीज़ें जो है वो मुझे बतानी थी। तो एग्जाम्पल नंबर 56, ये क्वेश्चन की इमेज है, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार स्लोली स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज करके लिखते रहना जो ऐप पे देख रहे हैं। ये टोटल एसेट कैलकुलेट करने की पहली तरीका है, इसमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को प्लस किया मैंने। ठीक है, आप डायरेक्टली टोटल एसेट में सारे एसेट्स को प्लस कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने सोचा थोड़ा मैं डिटेल में लेके जाऊँ। ओके, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा दिमाग का दही नहीं करना है, अच्छा आपको फॉर्मूला याद है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो ये छोटी सी 2 लाइन की फॉर्मूला है, 1 लाइन की फॉर्मूला, 1 लाइन की कैलकुलेशन, ये भी आप कर सकते हो, इसमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे इक्विटी की कैलकुलेशन की हमने पहले तो। ओके, इक्विटी की वैल्यू आ गई 12,60,000, फिर वो वैल्यू को पुट करके
कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला में डेब्ट की कैलकुलेशन कर ली, डेब्ट की वैल्यू आ गई 9,60,000। बस फिर ये लास्ट जो मेन जिसके मार्क्स हैं जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में वो तो दो एक लाइन का ही है, मेहनत किसकी है, मेहनत बाकी की कैलकुलेशन की है। ओके स्टूडेंट्स अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो न्यू रेशियो मुझे सिखाना है, सॉल्वेंसी रेशियो की थर्ड फॉर्मूला है टोटल। ओके सॉल्वेंसी रेशियो की 4 फॉर्मूलाज हैं, उसमें ये थर्ड फॉर्मूला मैं सिखा रहा हूँ। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। ओके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की फॉर्मूला, इसके बाद एक फोर्थ फॉर्मूला बाकी है। ठीक है उसके पहले थर्ड फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो। आप आपकी टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ इसका नाम प्रोप्राइटरी रेशियो ही है। ओके पर इसे मैं शेयर होल्डर्स फंड रेशियो भी बोलता हूँ। ठीक है क्योंकि प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटर्स फंड बोलो या शेयर होल्डर्स फंड बोलो, बात एक ही है। प्रोप्राइटर्स कौन है? प्रोप्राइटर्स का मतलब है ओनर। ओके प्रोप्राइटर्स का मतलब क्या है? तो प्रोप्राइटर्स का मतलब है ओनर। ठीक है अब कंपनी में ओनर कौन होता है? तो कंपनी में ओनर ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो ये जो रेशियो है इसका नाम प्रोप्राइटरी रेशियो है, पर इसे मैं शेयर होल्डर्स फंड रेशियो भी बोलता हूँ। अच्छा प्रोप्राइटरी रेशियो जो है उसकी फॉर्मूला ये रही, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। ठीक है अब इसमें अगर मैं कुछ भी नहीं सिखाऊं आपको तो भी चलेगा। ठीक है क्योंकि आपको पता है कि इक्विटी कैसे फाइंड करते हैं। इक्विटी के अंदर दो चीजें आती हैं, मैं साइड में लेके जाता हूँ क्योंकि हर हर फॉर्मूला समझाने के टाइम पे दिमाग में खाऊंगा ये आपका। ओके ये फॉर्मेट आपको मैं हर बार दिखाऊंगा। ये फॉर्मेट है ओके आपकी बैलेंस शीट का, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है, कंपनीज एक्ट 2013। ओके अब इसमें मैं हमेशा मैं बैलेंस शीट से क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे सीखा है जब मैं 12th में था, एंड ऐसे मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। फॉर्मुलाज अकाउंट्स में फॉर्मुलाज याद करना थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आता है। स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट तो नहीं है। ठीक है बस स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मुलाज वगैरह होती हैं, समझ में भी आता है कि हाँ यार स्टैट्स है, फॉर्मुलाज लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है पर अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा समझे उतना अच्छा। तो सबसे पहले तो फॉर्मुला याद होनी चाहिए। इक्विटी अपने सबसे पहले प्रोप्राइटर्स फंड जो है उसकी फॉर्मुला होती है प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी, जो भी आप बोलो तीनों सेम ही बात है, अपॉन टोटल एसेट। तो टोटल एसेट का तो फंडा बहुत सिंपल है। ठीक है ये बैलेंस शीट है, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं अभी जस्ट सम भी हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है पर प्रोप्राइटर्स फंड मतलब नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। अब उसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं ये इस बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। ठीक है करंट एसेट में कौन सी अमाउंट्स आती हैं, चीजें आती हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ये मैं समझा भी चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। इक्विटी, ठीक है तो इक्विटी भी आपको पता है, अभी जस्ट हमने फाइंड किया, अभी लास्ट जो सम हम कर रहे थे। ठीक है इक्विटी के अंदर दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरी एक चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, पर क्वेश्चन में वो कभी देते नहीं है। ठीक है तो शेयर होल्डर्स फंड दो चीजें, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। एंड उसके बाद एसेट साइड पे दो चीजें, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। ठीक है तो ये इस फॉर्मुला में कौन सी अमाउंट फाइंड करनी है वो है। ये मैं नहीं सिखाऊं तो भी चलेगा क्योंकि ये इसके टिपिकल सम्स भी आप कर चुके हो। इक्विटी कैसे फाइंड करते हैं, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी दिया हुआ होता है। ठीक है तो वो आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। टोटल एसेट कैसे फाइंड करते हैं, कभी कभी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ठीक है तो वो आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी इसके जो मैं सम्स करवाऊंगा वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करवाऊंगा। ओके कि भाई प्रोप्राइटरी रेशियो के भी मैंने सम्स करवाए। ठीक है पर अगर मैं ये नहीं भी सिखाऊं तो भी आपको आ ही जाएगा, क्योंकि इक्विटी कैसे फाइंड करते हैं उसके बहुत सारे सम्स आपने सॉल्व किए हैं। टोटल एसेट कैसे फाइंड करते हैं अभी उसके भी बहुत सारे सम्स आपने सॉल्व किए। अभी सिर्फ आपको डिवाइड करना है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोप्राइटरी रेशियो के आंसर को आप रेशियो के फॉर्म में, जैसे अभी तक मैं हर सम में आपको बोलता हूं कि पीछे रेशियो 1 लगाओ, पीछे रेशियो 1 लगाओ, तो पीछे रेशियो 1 लगा के एक तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है पर प्रोप्राइटरी रेशियो के आंसर को आप परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है अब ये जो चीज है अगर मैं सम्स में अच्छी सम्स में बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ओके अच्छा अब इस प्रोप्राइटरी रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओके प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है, मैं हर एक रेशियो में आपको ये बताता ही हूँ। ठीक है मैं हर एक रेशियो में आपको ये बताता ही हूँ कि इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है। ओके क्योंकि आप सीख तो रहे हो कैसे कैलकुलेट करना है, पर अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई ये है क्या तो उसका क्या मतलब। तो प्रोप्राइटरी रेशियो जो है ये बताता है, नीचे यहाँ पे मैंने अंग्रेजी में लिखा भी हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस्ड बाय द शेयर होल्डर्स फंड। थोड़ी भारी अंग्रेजी हो गई, थोड़ा ट्रांसलेशन में करके देता हूँ इजी भाषा में, अपनी भाषा में।
ओके, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टोटल एसेट है, ठीक है, फॉर्मूला में भी है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, आपके पास जो टोटल एसेट है उन टोटल एसेट्स में से कितने टोटल एसेट आपने शेयर होल्डर्स फंड के पैसे से खरीदे, शेयर होल्डर्स के पैसे से खरीदे, इक्विटी के पैसे से खरीदे, वो फाइंड करना है का जो एक तरीके से वो परसेंटेज फाइंड करना या वो रेशियो फाइंड करना, ठीक है, वो इस ये जो रेशियो है ये उसमें मदद करता है। ठीक है, अब इसका कोई मैं हर समय मैं आपको बताता हूँ कि रियल लाइफ में अगर ये इतना हो तो अच्छी बात है, रियल लाइफ में अगर करंट रेशियो 2:1 हो तो वो अच्छी बात मानी जाती है, रियल लाइफ में अगर लिक्विड रेशियो 1:1 हो तो वो अच्छी बात मानी जाती है। इसका मैं ऐसे आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, ये हर एक कंपनी के बेसिस पे होता है, ये इन्वेस्टर पे होता है, क्रेडिटर्स पे होता है। अच्छा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड, ये डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है, पर ये प्रोप्राइटरी रेशियो का फंड जो जो परसेंटेज है, सपोज करो अगर इसका आंसर हमारा आया 75%, अब 7 या तो आप ऐसे लिखोगे 0.75:1, ठीक है, या तो आप इस आंसर को ऐसे लिखोगे 0.75:1, या तो आप आंसर को ऐसे लिखोगे 75%, आपकी मर्जी है इसमें, ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा सम्स में, ठीक है, पर अगर आपका आंसर सपोज करो आया 75%, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो टोटल एसेट है उसमें से 75% एसेट्स आपने आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसों से, शेयर होल्डर्स के पैसों से खरीदा है। ओके, तो ये फाइंड एक तरीके से ये जो फाइंड करने में मदद करता है हमको, वो प्रोप्राइटरी रेशियो है। रियल लाइफ में हर किसी के अपने प्रायोरिटीज होते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अपने प्रायोरिटीज होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अपने प्रायोरिटीज होते हैं। ओके, तो वो अपने अपने हिसाब से देखते हैं कि उनको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो को यूज करके, एंड ये रियल लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके प्रोप्राइटरी रेशियो के सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिख लेना, अगले लेक्चर से मैं डायरेक्टली इसके सम स्टार्ट करूंगा।